बिफोर वी गो टू द न्यू कंटेंट, है ना, आज के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे कि हमने कल क्या सीखा था, जिससे कि हमें वो चीज़ें ना वापस याद हो जाएं। तो कल हमने पहले ये सीखा था कि व्हाट इज़ एन एसे। तो एसे का मतलब क्या होता है? तो इससे का मतलब होता है बेसिकली एक्सप्लेन, आर्ग्यू एंड एक्सप्लोर एन सब्जेक्ट, एंड दिस वाज टू बी डन इन आर्गुमेंट, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक इन स्ट्रक्चर इन कोहेरेंट मैनर। ठीक है, हमको जो अभी करना है वो स्ट्रक्चर और कोहेरेंट मैनर में ही करना है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि क्यों होता है यहाँ पे। फिर इससे कि हमने ये देखे थे यहाँ पे लिटरेचर, कल्चर, सोशल, मतलब 3 सेक्शन है, उसमें 3 टॉपिक्स हैं। सो फिर हमने देखा था 7 C's एंड 3 P's। तो बेसिकली वो क्या था? 7 C's में अगर हम देखेंगे तो क्लैरिटी, हमारा जो एसे है उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्साइसनेस होना चाहिए कि मतलब छोटा टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल से कनेक्ट होना चाहिए उसका, और करंट अफेयर से लिंक्ड होना चाहिए। दिस इज़ अ थिंग्स: क्लैरिटी, कोहेरेंस, कंटेंट, कंसाइसनेस, क्रिएटिविटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्ट और करंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 C's। उसके बाद में आता है 3 P's। तो मतलब 3 P's का मतलब प्रेजेंटेशन, आपको नीट एंड क्लीन रखना है, कनेक्टेड रखना है, और जैसा भी आपका पैराग्राफ फॉर्मेट होता है वो मेंटेन करके रखना है। और पैराग्राफ भी एक पेज में मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स, वो भी सेम साइज़ के पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में एक नया कॉन्सेप्ट, ऐसे आपको मेंटेन करके चलना है इस चीज़ को। फिर पर्सपेक्टिव और फिर पॉजिटिविटी। तो दिस वाज अबाउट द, ठीक है, दिस इज़ द क्विक रिवीजन ऑफ दैट। बाकी फिर हमने यहाँ पे एसेज देखे थे, जो हमने कल लिटरेचर एंड कल्चर का जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द रोल ऑफ कल्चर इन नेशन बिल्डिंग। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। लेट्स कम टू द टूडेज टॉपिक। तो हम हर क्लास के पहले ना ये चीज़ बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि आई वांट कि ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि इससे में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमको उस चीज़ को कैसे लिखना है। ठीक है, और आफ्टर द क्लास आप लोग जब ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, हम लोग चीज़ें सीख लेते हैं, तो आप ट्राई करिएगा अभी, जैसे पूरा वीक में आपको 5 दिन मिलेंगे, करेक्ट। तो उसमें एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू राइट ए प्रॉपर एसे। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। आपने फिर हमने आपस में डिस्कस किया तो पॉइंट्स हमको मिल गए। फिर आपने यहाँ पे मॉडल आंसर का भी पॉइंट्स सारे देख लिया, राइट। उनको फिर हम क्या करते हैं कि हम वी कीप ऑन नोटिंग डाउन इन आवर नोट्स, या फिर जो हम ब्रेनस्टॉर्म बना रहे हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे, करेक्ट। अभी क्या होगा, जब हम 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट रहेगा, है ना, उसको आप वहाँ पे जो आपका ऐसे वाला ग्रुप है वहाँ पे उसकी फ़ोटो लेके आप भेज देना। ठीक है, जिससे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट में कैसे करते हैं। क्या होता है कि जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप करते हैं वो भी किसी रफ शीट पे करते हैं ना पीछे। तो मतलब मैंने कहीं से ये सुना था कि जो एग्जामिनर होता है उसका नज़र जो होती है वो रफ शीट के ऊपर भी जाती है, जब आप जहाँ पे आपने वो किया होता है, तो वो भी एक प्रॉपर वे में रहता है, तो उसका भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एज वेल एज जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट है, अगर वो प्रॉपर आप बनाएंगे, जैसे कि कुछ लोग क्या होता है ना कि अब जैसे मेरा एग्जांपल था, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट उठाई, है ना, ऐसे, तो उसमें एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, फिर जो भी माइंड में आ रहा था जैसे वहाँ ऐसे बस जस्ट जॉट डाउन करते चले आ रहे थे, राइट। यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। फिर जब मैं लिखने बैठा, मतलब जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने यहाँ के तो पॉइंट्स लिख दिए, फिर ये वाले पॉइंट्स मेरे मिस हो गए। फिर जब मैंने, अब बार बार उसको आगे पीछे देखना पड़ता है ना लिखते समय, तो हम बार बार देख नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि ये वाले जो पॉइंट्स थे वो मिस हो गए। बाद में मुझे याद आया कि ये वाला पॉइंट तो इसके लिए था जो मुझे आगे वाले पैराग्राफ में डालना था। फिर मैंने उसको किसी तरह मैनेज करके आगे, मतलब बाकी के पन्नों में डाला। तो वो चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर, अगर आप ये इंट्रो के लिए आपने पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, है ना, तो वो इंट्रो में ही आए। फिर आपका जो मेन बॉडी है, तो
उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ मेन बॉडी में आए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दूंगा। उस टेम्पलेट में आपका मतलब टेम्पलेट में ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेम्पलेट जैसा बना रहेगा, उसमें आपको प्रॉपर स्पेसिंग मिलेगी और प्रॉपर आपको पता चलेगा कैसे हमको एक प्रॉपर अच्छा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट बनाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप फिर उसी वे में इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिखा। अब इसमें भी ऐसे थीसिस थीसिस लिख सकते हैं, फिर एंटी थीसिस लिख सकते हैं, राइट। फिर इसके अंदर भी आप मेन मेन चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्स लिख सकते हैं। तो उस तरह का मैं एक फ्रेमवर्क आपको बना के दे दूंगा। लेकिन अभी जो आप करेंगे आज, उसको आप ना फ़ोटो लेके, एक ही पेज का होगा, यू जस्ट टेक ए फ़ोटो एंड सेंड। तो उसमें भी कुछ इनपुट्स होंगे, आपके बनाने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तो वो भी मैं आपको इनपुट्स वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हम सारे, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद आप कोशिश करिए एक प्रॉपर इससे लिखने का, एटलीस्ट वन एवरी। मतलब जैसे कि कल एक हुआ था, तो कल आपको एक लिख लेना था, और आज जो हम 2 कराएंगे, आज का एजेंडा है कि हम 2 और करा के आपका पहला टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका लिटरेचर एंड कल्चर है, कल हमने एक करा दिया था उसका, विल डू 2 मोर, देन फर्स्ट टॉपिक विल बी कंप्लीटेड टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे। अभी क्या है कि जो आपको 2 टॉपिक आज मिलेंगे और कल मिलेंगे, तो उसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में एटलीस्ट आप आउट ऑफ 3 1 और 2 ऐसे प्रॉपर लिखिए उसको। ठीक है, प्रॉपर एसे का मतलब बिल्कुल 7 पेजेस में जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, और उन एसेस को आप वहाँ पे जो ग्रुप है उसमें डालिए, है ना। तो आप लोग पीयर इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में, तो मैं भी उसमें मतलब वॉइस नोट से या किसी के थ्रू मैं उसमें कुछ कुछ इनपुट्स देता रहूँगा, है ना। तो इट वॉन्ट बी वेरी डिटेल्ड इवेल्युएशन, बट फिर भी मैं उसमें कुछ तो इंप्रूवमेंट आपको बताऊंगा। तो यू जस्ट राइट एटलीस्ट 1 और 2 essays आउट ऑफ 3 एंड इन प्रॉपर वे एंड पुट इन द ग्रुप। ठीक है, दिस विल बी द होमवर्क फॉर नेक्स्ट 5 days, क्योंकि हमारा जो 5 मतलब अगले क्लास जो होगी वो अगेन सैटरडे को होगी, राइट। व्हाट अबाउट द मटेरियल भी आपको कल तक मिल जाएगा, कल परसों तक। उसमें आपका जो इस टॉपिक के हैंडआउट्स रहेंगे, उसमें मतलब सारा वैल्यूडेशन का आइटम रहेगा, साथ में जो आपके मॉडल आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो फिर लेट्स क्विकली गो थ्रू अगेन द PYQs। 2018 में क्वेश्चन आया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर 2019 में आया था, लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज़। कल हमने कल्चर का देखा था। एंड नेक्स्ट आता है 2020 में आया था, सोशलिटी ऑफ लिटरेचर। तो हम जैसे मैंने बताया था, यहाँ लिटरेचर देखिए आप, लिटरेचर रोल ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा, आउट ऑफ 6 लिटरेचर इज़ वेरी कॉमन, आउट ऑफ 6 5 में। तो हमको क्या करना है कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन लिटरेचर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, तो उसी से रिलेटेड है। और दूसरा है आपका लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज़। तो इन दोनों को मिक्स करके टॉपिक बन सकता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया है, वी नेवर नो कि इस बार मॉरल, क्योंकि लिटरेचर और मोरालिटी को वो कनेक्ट कर रहे हैं, हमने देखा उसमें टॉपिक्स में। सो विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। आई विल पुट द टाइमर ऑन।
Yes, sir. ओके, चलिए फिर विल डिस्कस दैट। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में डिस्कस करते हैं। पहले द टॉपिक हमारा द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर है ना। तो फर्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा है इसमें? हाउ डिड यू स्टार्ट? कल हमने 5-6 तरह के इंट्रोडक्शन देखे थे ना, तो विल सी डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोडक्शन। सो एनीवन? हेलो हाँ जी मैं। सर, जैसे इसमें हमने लिखा है एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, जैसे आषाढ़ का महीना चल रहा है तो मतलब मोहन एक है लड़का, तो वो आषाढ़ के दिन में, आषाढ़ का दिन एक जो प्ले है मोहन राकेश का, वो पढ़ रहा है। तो आपस में दोनों मतलब वो वही बात करता है कि आजकल जो पहले के लिटरेचर था उसमें मतलब कितनी डेप्थ थी। एक जब कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर उस सडनली हुई मतलब मेरे पास कॉल आता है मेरे दोस्त का, तो उसमें हम देखते हैं आजकल की लिटरेचर है तो उसमें जैसे लव को केवल फिजिकल केवल बता दिया गया है, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके मतलब बता रहे हैं। तो इस तरीके से लिखा है हमने। हाँ ठीक है, आपने मतलब यहाँ पे रिलेटिवली कंपेयर कर दिया कि जो पुरानी। हाँ हाँ, हाँ हाँ आषाढ़ का एक दिन जो प्ले था वो पहले मतलब वो उसको हम पढ़ रहे हैं, फिर सडनली कॉल आता है तो वो कहता है आजकल की लिटरेचर देखो कैसी हो गई है। हाँ मैं तो कंपेयर कर समझ दिया है। गया। इसमें जैसे कि वो हमारे दादाजी नहीं बोलते हमारे ज़माने की मूवियाँ तो बहुत अच्छी होती थी, हाँ तो वो हमारे ज़माने हाँ वाला चीज़ आ गया। वही। आपने बोला कि पुराना लिटरेचर अच्छा होता था, अभी वाला काफ़ी डिस्टॉर्टेड रहता है, राइट? हाँ यस तो सर, यस सर। बट उसको उसको इसके टॉपिक से भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तो उस मतलब चीज़। जैसे सर पहले सर लव जो था मतलब उसको एक वो पता मतलब एक उसमें सेंसिबिलिटी थी, आजकल जो है कोई फिजिकलिटी तक केवल रह गया है। हिस्टोरिकल फैक्ट को रिस्टोर कर दें तो जो मोरालिटी है वो मतलब अब नो प्लेस लेफ्ट फॉर मोरालिटी। हाँ हाँ, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि जैसे अब जैसे लव वाली डेफिनेशन ऑफ लव या फिर जो उसका हाँ पोर्ट्रे था हाँ वो डिफरेंट हो गया है। तो इनिशियली इट वाज मतलब अब वो क्या हो गया कि द पीपल हु आर रीडिंग दे विल लर्न फ्रॉम दैट। तो वो चीज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, एथिकल वे में उसको पोर्ट्रे करे, है ना। तो तो इसमें लास्ट में जैसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या यही मिरर ऑफ द सोसाइटी है, मतलब इज द सेम लिटरेचर विच हैज कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वी कैन डू दैट। अच्छा, सो नेक्स्ट वन, दीक्षा आपने कैसे लिखा इसको? सर मैंने इसको पोएम से स्टार्ट किया था। मे आई? ये Sir, when tyrants rise and silence grows, it's literature that boldly shows the truth behind the guided lies. It plants the seeds of revolution. In ink, it's just a solution, not just for fame, but to uphold the moral flame. These lines reflect the role of awakening and imparting morality played by literature, be it Shudrak's Mishkatikam, voicing truth and justice, or Tulsidas Ramcharitmanas that calls for righteous and moral living. Every literature echoes moral values as pillar of humanity. Further, we will discuss how literature is responsible for imparting moral values. तो सर ये फिर इसके हाँ बाद बॉडी ठीक रहेगा। है। अच्छा, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, द पोएम ऑल्सो इज़ वेरी एप्ट एंड गुड, सो एक्सीलेंट। अभी क्या है कि जो आपने वहाँ पे 3-4 एग्जांपल दे दिए ना, तो वो एग्जांपल जैसे तुलसीदास जी का एग्जांपल आपने दिया, 2-3 एग्जांपल दे दिए, हाँ जी। दैट दैट वी कैन पुट इन दिस समवेयर इन मेन बॉडी, है ना। हाँ सर, मेन बॉडी में ना आई प्लान टू एक्सप्लेन इट लाइक इन फॉर एंशियंट टाइम्स ऋग्वेदा एंड मनुस्मृति, एंड फॉर मॉडर्न टाइम्स वी कैन टेक राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर्स राइटिंग्स। ठीक है, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे तुलसीदास जी का लिख सकते हैं, बाकी आगे में किसी और का लिख सकते हैं, दैट्स फाइन। सो इट्स वेरी गुड इंट्रोडक्शन। ओके। ठीक है, पोएम वाज गुड, और आई थिंक इट्स लाइक इज कनेक्टेड आल्सो टू द पॉइंट। ओके सर। सो वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अक्षय, अक्षय, सर। अमित, हाँ अमित बोलो। हाँ जी सर, मैंने इसमें ना राजा राम मोहन राय का रोल का इंट्रोडक्शन दिया सर, कि कैसे उन्होंने जो अपनी बुक्स थी सर, एक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट द यूनिवर्सल रिलीजन, तो उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए थे सर, मतलब कि जो विडोज का कंसर्न था, एंटी सती लेजिस्लेशन थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, तो उन्होंने कैसे सर लिटरेचर और उसको यूज करके, जैसे सर वीकली न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी, तो उनको यूज करके कैसे सर उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे सर, वहां से स्टार्ट किया। ठीक है,
अब यहाँ पे ना आप लिख सकते हैं इनका राजा राम मोहन राय, और यहाँ पे अगर आपको और भी इसको कंटेम्प्रेरी बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो उनका ले सकते हैं ज्योतिबा फुले का, क्योंकि फुले मूवी आ रही है ना, यस सर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, मतलब फुले है ना। सोचा था सर, बट वो सिर्फ वो एक पॉइंट पे रह जाता सर, वो कि जो डिप्रेस सेक्शन तक रह जाता, इसलिए सर वो चेंज कर दिया। नहीं वो ठीक है, उनकी भी तो बुक है ना, तो वो बुक का रेफरेंस जी देके और उसको आप उससे लिंक करते हैं, मतलब बेसिकली ये मतलब राम मोहन राय से ज़्यादा फुले जो हैं वो अभी न्यूज़ में है ना, तो इट विल बी लाइक मोर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, इसलिए मैं बता रहा राइट हूँ सर। कि ज्योतिबा फुले के सर जो, एक हाँ, जी काम तो सर, ऑलमोस्ट एक दोनों का मैं ये सेम भी ही था। सोच रहा था सर, जो नाजी जर्मनी में जो फासिज्म फैलाता था सर, जो उसको स्प्रेड करता था आइडियोलॉजी को, मैं सोच रहा सर पहले कि इन दोनों को कंट्रास्ट लेके चलूं सर इंट्रो में, राजा राम मोहन राय वाला और फासिज्म वाला सर, नाजी लिटरेचर, कि वो कैसे सर जो एंटी जूइश जो मतलब कि वो जो इमोशंस थे वो फैलाते थे सर, तो ये कॉन्ट्रास्ट ठीक रहता है सर इंट्रोडक्शन में, या फिर सर नहीं एक ही वहाँ से, पॉइंट? वहाँ से फिर अभी वहाँ पे अगर आपने नाजी वाला लेके चलना है ना, तो आप नाजी वाले में ही कॉन्ट्रास्ट दिखा लो ना, कि नाजी वाले में एक वो था कि जैसे कि आपका एक लिटरेचर था जो आपको एंटी ज्यूस दिखाता है, राइट, वहीं पे जी दूसरा लिटरेचर वो था जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है ना, तो उसकी जो नॉवेल है बुक है वो, और उसके साथ बट में, सर मुझे उसमें सर कोई बुक नहीं याद आती थी, मतलब हाँ याद थी सर, इसलिए तो फिर मैंने ये राजा राम मोहन राय तक ही रखा वैसे सर वैसे इसको। दिखा सकते हैं तो डिफरेंट वेज में, अगर वहाँ मतलब नाजिज्म के ही जो एक एंटी और वो दिखाएंगे तो और ज़्यादा एक ही इंसिडेंट में कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि सर इंट्रो में ही दोनों को होना चाहिए था सर, मतलब कि अगर वो ज्यादा अच्छा लगता सर। हाँ ठीक है, ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग भी आप दिखा सकते हैं, नो इशू। और ओके सर। और किसी ने, सर जैसे कि मैथिली साल गुप्त की एक वो है मतलब लाइन तो, कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसको लिख के, इस लाइन को फिर लिखते हैं जैसे कि लिटरेचर इज नॉट ओनली टू प्लीज द माइंड बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक द सोसाइटी अवेयर एंड गिव द मैसेज ऑफ मोरालिटी। हाँ बढ़िया है, यू कैन स्टार्ट विद दिस पोएम ऑल्सो, है ना। जैसे ये मैथिली साल गुप्त की है। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी अच्छा है मतलब, तो हाँ, केवल केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ठीक है, ये जो पोएम्स वगैरह हैं आप लोग शेयर करते रहना आपस में, तो सबको सीखने को मिलेगा। और किसी ने तो डिफरेंट, किसी ने नॉवेल का रेफरेंस दिया कोई, या किसी ने किसी और चीज़ का। और एक और चीज़, हेलो मुझे सर। मुझे ना पहली दो लाइनें भी पढ़नी है, मतलब कि ऐसा होता है कि आपने, जैसे मैंने बोला था कि हुक क्रिएट करना है, तो आप ये भी बताइए कि आपने फर्स्ट टू लाइन में, मतलब पहली ओनली जस्ट टू लाइन्स, वैसे तो आपने प्रॉपर लिखा नहीं होगा, आपने ऐसे लिख लिया होगा कि मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा, बट जब आप जब प्रॉपर लिखना है उसको, तो उसमें दो तीन लाइनों में जो शुरुआत की है उनमें हुक क्रिएट करने का जो मतलब ट्राई करना उसको, ठीक है। Sir, may I start? हाँ हाँ, ये अक्षय। Sir, I started with the question, what is moral responsibility? And then I explained it, that moral responsibility, obligation of individuals to act rightly and be accountable for their action. And then I connected it with moral dilemma faced by Arjun at battleground. And after that, the doctrine of Nishkam Karma I explained in the introduction. And then I started with the moral values, and the first moral value I used, that character building. As we have seen that character building was another essay also. So character building is one of the moral value, and relation of character building with the literature through the relationship of Duryodhan and Shakuni. That how values relationship between Duryodhan and Shakuni in literature mentioned in Mahabharata was responsible for character building of Duryodhan, because what was the influence of Shakuni on Duryodhan, so that I explained it. करेक्ट है, ये अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने महाभारत वाला इंसिडेंट दिया, इंस्टेड ऑफ शुरुआत में आपने क्या किया, व्हाट इज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका क्वेश्चन Yes. है, तो जैसे मैंने बताया था कि हुक क्रिएट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, बट ये क्वेश्चन बहुत प्लेन है, बहुत सिंपल है कि व्हाट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्वेश्चन, है ना, इसमें कोई हुक क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मे बी इधर यू नीड टू मेक योर जो क्वेश्चन है उसको वेरी मच So can इंटरेस्टिंग। I start with Nishkam Karma philosophy?
इंस्टेड ऑफ फिलोसफी यू स्टार्ट विद द इंसिडेंट ऑफ दिस महाभारत है नो, तो उसमें आप Okay, ऐसे okay, थोड़ा yeah, एंड यू कैन exactly. स्टार्ट विद द नरेशन, मतलब कि जैसे कि प्रॉपर यहाँ पे लिटरेचर की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको शकुनी की तो एडवाइस थी राइट, तो आपको किसी लिटरेचर की भी बात करनी है, जैसे कोई बुक हो या कोई चीज़ हो जो पढ़ के वो चीज़ आ रहा है तो सो निष्काम कर्मा, सो सर मैं निष्काम सर कर्मा यूज कर नहीं, सकता हूँ. आप इट इज महाभारत गिवन में इन आप भागवत. महाभारत में वो भगवत गीता का यूज कर सकते हैं ना, यस तो सर, यस सर. आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे जैसे अर्जुना वाला सीन था, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इट वाज लाइक फाइन मॉर्निंग ऑफ महाभारता's 7th डे और 8th डे, जो पर्टिकुलर डे है आप याद कर लीजिए, एंड Yes. इवन और द फर्स्ट डे आई थिंक ही गॉट फर्स्ट डे इटसेल्फ ही गॉट दिस वन कि मेरे लड़ाई नहीं करूंगा टाइप का, तो इट वाज इन जस्ट अबाउट टू बिगिन द वॉर अबाउट द दिस वन राइटियसनेस एंड रॉन्ग, तो क्या हुआ कि लाइक अर्जुन गॉट लॉट ऑफ लाइक उसमें सीन लिख सकते हो कि पूरा महाभारत है, दो तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन सडनली अर्जुन ने अपना पूरा बाढ़ नीचे रख दिया और सीधे बैठ गए और बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एवरीथिंग वाज हॉल्टेड, तो ऐसे करके आप थोड़ा सीन क्रिएट कर सकते हैं. देन Okay. फिर ही आस्क्ड हिज mentor and his friend Krishna, what should I do? I have my own siblings, my own forefathers here, and I don't want to fight them, ऐसा करके then you can create कि फिर वहाँ पे जो उन्होंने उपदेश दिया, जो गीता का लिटरेचर क्रिएट किया, उससे ही आगे की जो फर्दर वो जस्ट नॉट ओनली द वार, मतलब आगे की भी जो फ्यूचर जनरेशन थी, फ्यूचर वो पूरा एकदम गाइड किया उसने. भागवत गीता दैट वाज रिलेवेंट इवन दैट टाइम, इवन रिलेवेंट टुडे आल्सो राइट. तो वैसे उस चीज़ को वहाँ से आप कनेक्ट करके देन यू कैन कनेक्ट कि हाउ द लिटरेचर ऑफ लाइक भागवत गीता हैज प्लेड क्रूशियल रोल इन द महाभारता एज वेल एज इन द फ्रॉम दैट पॉइंट टू टिल कंटेम्प्रेरी टाइम. ठीक है, ओके, ऑल राइट, हाँ. थैंक यू. और किसी ने थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट किया, यूनिक वे? सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा इंट्रोडक्शन हमने जो लिखा है हम आपको बताते हैं. So everybody has eyes, some have vision, everybody has a brain, some have wisdom, everybody has a heart, some have compassion. The difference between eyes and vision, brain and wisdom, heart and compassion is the literature. फिर यहाँ से फिर इसके बाद हमने लिखा है कि हाउ लिटरेचर हैज रिजल्टेड इन रेवोल्यूशंस, इन टीयरिंग डाउन किंगडम्स एंड इन बिल्डिंग ग्रेट नेशंस, और उसके बाद फिर कनेक्शन है पूरा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड. आपने जो शुरुआत की लाइनें लिखी वो अच्छा है, सो वी कैन फर्दर कंटिन्यू विद दैट. ठीक है, ऋतिक आपने कैसे लिखा? सर मैंने बुद्धा की स्टोरी से किया है स्टार्ट, कि बुद्धा अपने मतलब वो इनलाइटमेंट के लिए जा रहे थे, फिर वहां पे उन्होंने उससे बाद में वो अपने चारों तरफ का सीन देखा. देन फिर उसके बाद लिटरेचर कौन सा आया वहाँ पे, कौन सी बुक? बुद्धिज्म आया ना सर, बुद्धिस्ट लिटरेचर आया ना. अच्छा, तो बट उनको बुद्धिस्ट लिटरेचर तो बुद्धा की लाइफ के बाद में आया ना, तो मतलब उसको बाद में कनेक्ट किया है उससे ही, बुद्धा की लाइफ को थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करके फिर उससे बाद में उसको कनेक्ट किया है लिटरेचर से, और फिर उनकी वैल्यूज बताई है कि बुद्धा की लिटरेचर में कौन सी मोरल वैल्यूज थी. ठीक है, दैट्स फेयर इनफ है ना. चलो फिर और किसी ने डिफरेंट वे में स्टार्ट किया हो, नहीं तो फिर विल कम टू द इंट्रोडक्शन, देन विल कम फॉर द मेन. चलिए इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं. तो यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन लाइक दिस ऑल्सो. तो दिस इज अबाउट कि इन ए डिमली लिट प्रिजन सेल, जैसे मैंने बताया था कल कि हमको एक लिखने का तरीका आना चाहिए, हमको बहुत हरी भरी नहीं करना है, तो सीधे सीधे नहीं लिखना है, थोड़ा कुछ मतलब आपको सीन क्रिएट करना है. इन ए डिमली लिट प्रिजन सेल, मतलब जो प्रिजन सेल है उसमें बहुत हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है. इन अपार्थेड एरा साउथ अफ्रीका, अ यंग लॉयर यंग लॉयर clutched a smuggled copy of Shakespeare's work. Among the verses, he underlined these words from the Julius Caesar: "Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste the death but once." कॉवर्ड जो होता है वो अपनी लाइफ में कई बार मरता है, लेकिन जो बहादुर होता है वो डेथ को केवल एक बार ही टेस्ट करता है, बार बार अपनी लाइफ में नहीं मरता है. तो this line became the moral compass for him during next 27 years of imprisonment.
और द लिटरेचर इवन बिहाइंड बार्स, so this is the literature even behind the bars gave him the strength, clarity and vision for a free and just nation. That prisoner was none other than Nelson Mandela. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक शुरुआत में सीन क्रिएट किया कि कैसे सीन है, वहाँ पे जेल है, वहाँ पे लाइट आ रही है हल्की हल्की, है ना, तो पूरा एकदम माहौल बना के, सीन बना के हमको थोड़ा ड्रामेटिक वे में लिखना है. फिर वहाँ पे एक लॉयर है बैठा है, उसको एक स्मगल्ड कॉपी, क्योंकि जेल में तो अलाउड नहीं है कॉपीज़, तो उसको एक स्मगल्ड कॉपी मिल गई शेक्सपियर की, उसमें उसको ये लाइन मिली, और दैट वन लाइन फ्रॉम दैट लिटरेचर बिकेम द मॉरल कंपास फॉर हिम एंड ही दैट गाइडेड हिम थ्रू आउट द नेक्स्ट 27 ईयर्स ऑफ द स्ट्रगल. तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक स्टोरी बना के लिख सकते हैं. और हम, जैसे मैंने बताया था, शुरुआत में ही सारे पत्ते नहीं खुलना है, हमको एक मतलब ऐसे यंग लॉयर बना दिया, नाम हम लिखेंगे लास्ट में, दिस प्रिजनर वॉज, कि कौन था उसको थोड़ा लास्ट में रिवील करेंगे. ठीक है. अब दिस इंसिडेंट एग्जाम्प्लीफाइज दैट लिटरेचर इज नॉट मेयरली ए क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इट इज़ ए फोर्स दैट शेप्स एथिक्स, गाइड्स सोसाइटीज एंड इंस्पायर्स रिवोल्यूशंस, है ना. इट जस्ट नॉट ए फॉर इंटेलिजेंस, ये नहीं है खाली इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ ए फोर्स. Literature is not just for entertainment. It is a force that shapes ethics, guides societies, and inspires revolutions. When the word holds the power to ignite courage in a freedom fighter, the responsibility of the writer becomes not just artistic but a profound moral. तो यहाँ पे moral वर्ड से लाके हमने moral responsibility को कनेक्ट कर दिया. अब ये थोड़ा इतना बड़ा है, आप थोड़ा सा और समराइज वे में लिखेंगे तो आराम से आपका 1 पैराग्राफ में पूरा आ जाएगा. ये एक पैराग्राफ में, उसके नीचे की कनेक्टिंग लाइन थोड़ा नीचे उसके आ जाएगा. ठीक है. तो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन, और यू कैन स्टार्ट विद द अल्टरनेट. दूसरा ये है कि ऑन और वन रेनी इवनिंग इन द रामेश्वरम, अ यंग बॉय सैट क्वाइटली अंडर ए स्ट्रीट लैम्प, लॉस्ट इन ए थिन टॉटर्ड बुक, है ना. मतलब यहाँ पे सीधे नहीं लिखना है. ठीक है. लॉस्ट इन ए थिन टॉटर बुक वाइल अदर्स रैन फॉर शेल्टर, मतलब रेनी था तो बारिश हो रही थी, वाइल अदर रैन फॉर शेल्टर ही स्टेड एब्जॉर्ब्ड इन द वर्सेस ऑफ तिरुकुरल. दोज सिंपल couplets about the honesty, duty and humility would later shape his path to a scientist, teacher and finally the president of India. That boy was Dr. APJ Abdul Kalam. तो यहाँ पे कैसे तिरुकुरल की लाइन्स, सिंपल कपलेट्स ने उनकी लाइफ को कैसे पूरा गाइड किया, एंड इट गाइडेड थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम द स्मॉल फिशिंग टाउन ऑफ रामेश्वरम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके कैन शो. हिज लाइफ रिमाइंड्स अस दैट लिटरेचर इज नॉट जस्ट इंक ऑन द पेपर. तो ये चीज़ आपको कॉन्ट्रास्टिंग लिखाना कि व्हाट लिटरेचर इज नॉट. इट इज़ नॉट एन entertainment, it is not just ink on the paper, it is not this and that, but it is a quiet teacher, a moral compass and sometimes a nation builder. When words carry the power to inspire such journeys, the responsibility of the literature becomes not just creative but deeply moral. तो आपको ये क्रिएट करना है कि हमेशा आपको मॉरलिटी को कनेक्ट कर देना है. लास्ट के जो कनेक्टिंग लाइन बनाएंगे हमेशा, देखो पुराना वाला भी हमने देखा था, एंड में मॉरल किया, यहाँ पे भी हमने मॉरल किया, राइट. तो ऐसे को मोरालिटी करके चीज़ों को ऐड ऑन करते रहना है. तभी अब जब आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्ट करेंगे तो वो आपका टॉपिक से बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने लिटरेचर की बात की और बाद में हमने मॉरल की बात कर ली. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द, आपने 2 पर्सनालिटी बेस देख लिए. पहला वाला पर्सनालिटी बेस था, दूसरा पर्सनालिटी बेस था. तीसरा ऐसे लिख सकते हैं आप कि वन विंटर मॉर्निंग इन ए डस्टी विलेज नियर लखनऊ, अ ओल्ड फार्मर नेम्ड होरी वॉक्स बेयरफुट टू द सिटी मार्केट होपिंग टू बाई अ काऊ. ठीक है. होरी था एक इन अ विंटर मॉर्निंग. तो अ ड्रीम ही हैड नर्चर्ड फॉर हिज ऑल हिज लाइफ, बट फेट लाइक सोसाइटी इज अनफॉरगिविंग. What follows is a heartbreaking journey through death, humiliation, and eventually death, not of a man but of dignity. This is not just a story, it is Godan, the masterwork of Munshi Premchand, who used the fiction as weapon against the social injustice.
Through whole his life, he held up the mirror to the society, indifferent to the suffering of its weakest. When the novel can awaken empathy, more powerful than a speech, literature becomes more than an art, it becomes a moral force. तो ऐसे आप किसी नॉवेल के रेफरेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन. तो जैसे आपने एक वाला, जैसे मैंने बताया था, तीन आपको ऐसे लिखने हैं. तो एक में आपने पर्सनालिटी बेस स्टार्ट कर दिया कि नेल्सन मंडेला है या फिर अब्दुल कलाम का लिख दिया. एक में आपने किसी नॉवेल की स्टोरी से स्टार्ट कर दिया या किसी मूवी की स्टोरी से स्टार्ट कर दिया, है ना, उसका रेफरेंस देते हुए. तो दिस विल शो द वेरिएशन. ऐसा नहीं कि आपने तीनों का इंट्रोडक्शन स्टोरी लिखी और पर्सनालिटी बेस बना दिया, या फिर आपने तीनों का ही एक ही चीज़ बना दिया. आप वैरायटी लेके आइए, एक पर्सनालिटी लगाइए, एक नॉवेल लगाइए, एक में पोएम लगाइए. ऐसे तीनों स्टेज में तीन डिफरेंट तरह के इंट्रोडक्शन होने चाहिए. ठीक है. एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है शक्ति और क्षमा, ये उसका किताब का टाइटल है. शक्ति और क्षमा की शिक्षा कवि के भावों में भर दे, कविता केवल चित्र न हो वह विचार का शस्त्र बने. तो कविता केवल चित्र ना हो, जो लिटरेचर हो खाली वो बातों का ना हो, वह विचार का शस्त्र बने, आपके जो थॉट प्रोसेस है उसका वेपन बने, मतलब आपके थॉट्स को आगे बढ़ाने का वो बताएं. तो आपने कोई ऐसे पोइट्री लिखनी है, तो कल कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम उसका ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे. तो यू कैन ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. लेट पोइट्री नॉट बी द, ऐसे आपको यहाँ पे ही लिखना है ऐसे शॉर्ट में. लेट पोइट्री नॉट बी मेयर ornamentation, let it be a weapon of thought filled with strength and compassion, capturing the moral duty of the writer. So basically this is almost the translation of this. It should not be mere ornamentation but a weapon of thought. So this you can use as a transformative and ethical role of literature in society. ठीक है. इसके बाद में अगर आप दोहा यूज़ करें तो दोहा भी यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे ये दोहा आपके सोसाइटी की मोरल वैल्यूज़ को बूस्ट करता है. ऐसे कबीरदास जी का दोहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप. इसमें बेसिकली ट्रुथ के बारे में बताता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइट. तो जो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी की बात कर रहा है, तो आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव मॉरल वैल्यू को बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल. ठीक है. अब मेन बॉडी पे आते हैं. जैसे मैंने बताया था कि कनेक्टिंग वर्ड लिखेंगे तो उसमें आप डिफाइन कर दीजिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू एक्ट आइटली एंड जस्टली कंसिडरिंग द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ वंस एक्शन. लिटरेचर इनकम्पासेस, अब यहाँ पे हमने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया. लिटरेचर क्या होता है, रिटन वर्क स्पेशली कंसिडर्ड एज सुपीरियर ऑफ लास्टिंग आर्टिस्टिक मेरिट. तो ये लिटरेचर होता है. अब हम इसको अगर कंबाइनली बताना चाहें, आप चाहें तो इंडिविजुअल ये बताइए, या फिर आप इंडिविजुअल खाली ये वाला भी लिख सकते हैं. व्हेन कंबाइंड, moral responsibility of a literature implies that literature bears an ethical duty to influence society positively, challenge injustice. एक तो है कि आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, साथ में सोसाइटी में जो इनजस्टिस हो रही हैं उनको चैलेंज भी करना है. जैसे हमने देखा राजा राम मोहन राय या गुलामगिरी, है ना, इन सब के एग्जाम्पल में देखा तो ये सोसाइटी में जो इनजस्टिस है उसको चैलेंज करने का काम उन्होंने किया था. एंड अपहोल्ड द ट्रूथ. ठीक है. ऐसे आप यहाँ पे कीवर्ड को डिफाइन करके कनेक्ट करेंगे. ठीक है. अब थीसिस पे आ जाते हैं, अपहोल्डिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर. तो इसका अगेन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लेंगे. तो दिस इज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. ठीक है. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मतलब आपका जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या लिखा, इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाया इसका, एनीवन? बोलो मैंक. तो इसमें जैसे रामायण और महाभारत का पहले दे सकते हैं कि मतलब एग्जाम का पहले राम के एग्जाम्पल दे दें कि एक मतलब आइडियल किंग थे, फिर युधिष्ठिर का दे दें कि वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ है उनके अंदर. तो रामायण महाभारत पहले एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद जैसे ये जो पोइट्स हैं कबीर, रहीम, तुलसीदास, तो इन्होंने मतलब ह्यूमन वैल्यूज और मोरालिटी को बहुत ज्यादा बताया है. जैसे कि प्रेमचंद की बुक होगी पंच परमेश्वर, तो ऑनेस्टी एंड जस्टिस उसमें बताया गया, ये मोरल वैल्यूज हो गई.
ऑलराइट, इस करेक्ट। तरीके से। हाँ, तो ये दिस इज हाउ यू नीड टू मेंशन कि आप एंशियंट से स्टार्ट करेंगे, सीधे महाभारत एंड रामायण की बात करेंगे। दैट वर एथिकल टेम्पलेट्स टीचिंग द धर्मा, दे वर द एथिकल टेम्पलेट्स टीचिंग द धर्मा, सत्य एंड त्याग। फिर भगवत गीता की बात कर देंगे वहाँ पे, कनेक्टेड विद द महाभारत। देन अगर हम क्लासिकल वर्ड, जस्ट नॉट इंडिया, हम स्पेस की बात कर रहे हैं ना, स्पेस, तो टाइम तो हमारा मतलब टाइमलाइन हो गया है। स्पेस का मतलब हुआ नॉट जस्ट इंडिया, वी हैव टू सी अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे क्लासिकल वर्ड की बात बता देंगे। तो इन एंशियंट ग्रीस एक प्लेरिट्स लाइक सोफिकल्स इन एंटीगॉन हैज रेज्ड एथिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस कॉन्साइंस, है ना। तो जो सोफिकल्स की जो प्ले राइट था एंटीगॉन, उसमें उन्होंने लॉ वर्सेस कॉन्सेंस का एथिकल क्वेश्चन, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके बारे में बताया था। और रोमन फिलोसफर लाइक सेनेका रोट लेटर्स टीचिंग वर्च्यू एंड मॉडरेशन, टीचिंग वर्च्यू एंड मॉडरेशन, मेकिंग लिटरेचर ए सोर्स ऑफ पब्लिक मोरालिटी। तो इन सब के आप बाकी जो भी और भी क्या बोलते हैं एंशियंट ग्रीस या जो मोरालिटी वाली चीज़ें हैं ना, अरिस्टोटल और इन सब के रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो बेसिकली एक आपको ये इंटरनेशनल आउटलुक जरूर लिखना है, इससे आपका नॉलेज दिखता है। क्योंकि इंडियन जो महाभारत रामायण है ये सभी लोग लिखेंगे, है ना। अब एंशियंट ग्रीस तक कोई नहीं पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, हमने जैसे बताया निबंध मतलब नो बंध, है ना, कोई बंध नहीं। आपको 360 डिग्री जितना भी आप वाइड सोच सकते हैं उतना वाइड रखिए। एग्जाम्पल भी आप इंटरनेशनल लेके जरूर आइए, कोई भी एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, कहीं से भी है। एंशियंट आप वर्ल्ड हिस्ट्री के एग्जाम्पल भर भर के डालिए। एंशियंट जो क्लासिकल पीरियड था एंशियंट ग्रीस का, वहाँ से उठा के जरूर डालिए, रोमन और ग्रीस और इन सब का। और उसमें फिर आपका जो एलेक्जेंडर है ना, अरिस्टोटल, प्लेटो, उन सब के पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे डालिए। तो उससे आपको थोड़ा इंटरनेशनल आउटलुक मिलेगा और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सर जैसे चेतन भगत की जो नॉवेल होती हैं, तो उनको यहाँ पर लिखेंगे या मतलब वो एंटीथेसिस में लिखेंगे? मतलब चेतन भगत नॉवेल थोड़ी सी मतलब सुपरफिशियल टाइप की होती है, रोमांटिसाइज कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो वो उसको निगेटिव में लिखेंगे। बट ऐसे मतलब ऐसे पर्सनलाइज वे में नहीं कर सकते कि चेतन भगत की नॉवेल ख़राब है। आप बोल सकते हैं कि करंट नॉवेल्स विच आर सुपरफिशियल एंड तो दैट वाज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, है ना, वैसे लिख सकते हैं। यस सर, क्रॉसिंग मोरल बाउंड्रीज। हाँ, पता चला पढ़ने वाला चेतन भगत का फ़ैन निकला तो फिर नंबर काट लेगा। अच्छा, मतलब इनका नाम नहीं लिख सकते हैं? हाँ, नाम की बजाय मतलब दो, वो क्या है ना कि अगेन वो सब्जेक्ट हो जाता है। आपको लगता है चेतन भगत का खराब है, किसी को वो अच्छा लगता होगा। जो बहुत ही खराब है उसके बारे में आप लिखो, जो मतलब जैसे कुछ बुक आजकल जो माफिया से रिलेटेड आ रहे हैं, क्राइम वायलेंस, वो वाली कोट कर सकते हैं, वो कोट कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कि मुस्लिम मतलब क्या होता है, जो कुछ लिटरेचर होता है जो रेडिकलिज्म डेवलप करता है, रेडिकलिज्म, है ना। जैसे कि ऑनलाइन लिटरेचर होता है, कुछ किताबें होती हैं जो यूथ में रेडिकलिज्म करके उनको टेररिस्ट बनाती हैं, है ना। उनको ये बताती है कि आप ये सब काफिर हैं, इनको मारो काटो, जिहाद, ये सब सिखाती है ना। तो वो बुक्स सोशल मीडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह जो हो रहा है। सोशल मीडिया नहीं, लिटरेचर की बात हो रही है ना, तो हमको लिटरेचर पर फिक्स करना है, किताबों के ऊपर, रिटन लिटरेचर। तो जो बुक्स वगैरह पैम्फलेट्स वगैरह बहुत चलाते हैं वो लोग, तो वो जैसे आईएस चला रही है सर, वो पैम्फलेट्स बांटते हैं सर, और वो लिटरेचर और मैगजीन भी चला रहे हैं सर, वो सोशल मीडिया के बहुत सारी किताबें हैं। मतलब ऐसे किताबों के थ्रू वो तो हर पॉसिबल वे से करते हैं, सोशल मीडिया, वीडियोस, ऑडियोज, बुक्स, जैसे भी होता है उसके थ्रू वो रेडिकलाइज करते हैं यूथ को एंड दे मोटिवेट देम टू बिकम टेररिस्ट। तो वो चीज़ हम यहाँ पे, वो एक निगेटिव चीज़ है, तो आप उसको तो सर वो एंटीथेसिस में आ सकता है ना सर? हाँ, एंटीथेसिस में आएगा वो, है ना। तो आपको वैसे लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हाँ बोलो मैं। सर जैसे हमने बहुत जगह सुना है कि मतलब इंट्रो लिख लिया, इंट्रो लिखने में जब बॉडी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं 3-4 लाइन में ये लिख दो कि आगे ऐसे में आप क्या बताने जा रहे हो, 3-4 लाइन ये बता तो लेट्स ये जब डिस्कस ये सब करेंगे, तो ये वाली लाइन लिखना जरूरी होती है, 3-4 लाइन। हाँ, वो आप लिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। बट जैसे लास्ट में मैंने बताया था स्कोप ऑफ द एस्से, है ना, जो मैंने कल सिखाया। हाँ, तो स्कोप ऑफ द एस्से फर्स्ट पेज के एंड में आप 2 लाइनें लिख सकते हैं कि इन दिस एस्से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ लिटरेचर एंड इट्स कनेक्शन विद द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे करके आप एक लाइन से भी दिखा सकते हैं, है ना। आपको बताना भी कर सकते हैं।
आपको पूरा ये नहीं बताना है कि भाई मैं वे फॉरवर्ड, मतलब मैं एंटीथीसिस लिखूंगा, थीसिस लिखूंगा, फिर हाँ, एंटीथीसिस, फिर अच्छा, गवर्नमेंट एक्शन, फिर वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन, इतना नहीं लिखना है आपको. सिंपली आपको लिखना है इन दिस एसे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर एंड इट्स कनेक्शन विद द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे एक सिंगल लाइन लिख देंगे. स्कोप के लिए आप सिंपल सिंगल लाइन लिख के बता देंगे. आपको बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बताने हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी लाइन बढ़ जाएगी और वो आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी हर लाइन ना काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वेटेज होना चाहिए उसके ऊपर. मतलब आपको ऐसे लूज लाइन, जेनरिक लाइन वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक एक लाइन एक इम्प्रेशन है एक तरह का, है ना. जितना अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे, हर लाइन, हर पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब एक मौका होते हैं इवेल्युएटर को इम्प्रेस करने का. तो वहाँ पे आप ऐसे जेनरिक और चीज़ें नहीं लिख के आप हमेशा टाइट और बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, हैवी वेट लाइंस बना के लिखिए, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्लासिकल. देन वी कैन कम फ्रॉम क्लासिकल टू मेडिवल एंड भक्ति एरा. तो उसमें कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब की चीज़ें बता सकते हैं. दे रोट टू क्वेश्चन द कास्ट रिचुअलिज्म एंड पैट्रियार्की. एंड देन वी कैन कम टू द मॉडर्न टाइम. तो मॉडर्न टाइम में लिटरेचर वी कैन एक्सप्लेन विक्टर ह्यूगोज, है ना. विक्टर ह्यूगो के आपने बहुत सारे कोर्स वगैरह पढ़े होंगे. ही वॉज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं कि काफ़ी टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लिखने वाले थे. इन्होंने बुक लिखी थी लेस मिजरेबल्स. सो विक्टर ह्यूगोज लेस मिजरेबल हाईलाइटेड द इनजस्टिस अर्जिंग द सोशल रिफॉर्म. तो दिस ऑल्सो वन बुक आपको इंटरनेशनल आउटलुक दे देगा ये, है ना. एंड हैरियट बीचर्स स्टोव, उनकी एक बुक थी अंकल टॉम्स केबिन. अंकल टॉम्स केबिन एक्सपोज द इनह्यूमैनिटी इन द स्लेवरी. तो उन्होंने स्लेवरी के बारे में लिखा था. तो आप इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है. आप ये कबीर, तुलसीदास, मीराबाई सभी लिख के आएंगे. विक्टर ह्यूगो और ब्रीचर स्टो के बारे में कोई नहीं लिखेगा. तो आपको थोड़े थोड़े से इंटरनेशनल चीज़ें याद करना है. वो आपको इम्प्रेस करने का तरीका होता है. कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज़ हों, इंटरनेशनल बुक्स के नाम हो, राइटर्स के नाम हो. दैट वे यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर, इवेल्युएटर, ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी मॉडर्न टाइम का बता दिया. हम अब कंटेम्प्रेरी पे आ जाते हैं. कंटेम्प्रेरी मतलब रिसेंट टाइम. इसमें आप एनी फ्रेंक्स की जो डायरी होती है, फ्रॉम एनी फ्रेंक्स डायरी अ पर्सनल टेस्टामेंट अगेंस्ट जेनोसाइड टू अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय's critic of state power. The contemporary literature remains a moral witness to the modern struggles, war, inequality, environment and identity. तो देखो, हमने बहुत लोग क्या करेंगे, एने फ्रैंक के बारे में एक लाइन लिख देंगे. वो तो एक ही लाइन में कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग लाइन है, मतलब बिल्कुल आप बोलेंगे कि हैवी वेट लाइन है. तो इसमें कुछ भी फालतू के वर्ड्स नहीं है. फ्रॉम एनी फ्रेंक्स डायरी अ पर्सनल टेस्टामेंट. अब इसमें यह भी बता दें कि वो क्या चीज़ है. पर्सनल टेस्टामेंट अगेंस्ट जेनोसाइड टू अरुंधति राय's critic of state power. कंटेम्प्रेरी लिटरेचर रिमेन्स ए मॉरल विटनेस टू मॉडर्न स्ट्रगल्स. मॉडर्न स्ट्रगल क्या क्या है? वॉर, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड आइडेंटिटी, ठीक है. तो इवन डिजिटल लिटरेचर, अब यहाँ पे डिजिटल लिटरेचर टुडे, ब्लॉग्स. अब एक होता है डिजिटल लिटरेचर. तो नॉर्मल तो हमारे हार्ड कॉपी वाला तो बुक्स वगैरह होता है. डिजिटल लिटरेचर में आता है आपका जो ब्लॉग, सोशल मीडिया, स्टोरीज एंड पॉडकास्ट, ये जब आते हैं, ये डिजिटल लिटरेचर को काउंट करते हैं. आर बीइंग यूज्ड टू रेज द वॉइसेस अगेन इनजस्टिस, मेंटल हेल्थ, स्टिग्मा एंड क्लाइमेट अपैथी. तो ऐसे करके आप यहाँ पे कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है. सर एक डाउट था. हाँ सर, यहाँ पे हम हैन कैन का वो कर सकते हैं कोट, अभी रिसेंटली जिनको मिला था नोबेल प्राइज. किनका? सर साउथ कोरिया की थी ना हैन कैन अभी. हाँ, कोट कर सकते हैं बिल्कुल. और उनका जो लिटरेचर है उसके बारे में आप बता सकते हैं कैसे है उनका पास्ट ट्रॉमास अबाउट ह्यूमन लाइफ. करेक्ट, वी कैन डू दैट. नोबेल लिटरेचर का इसमें भी आएगा आगे. जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ना, तो नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिलता है, वो काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं जो होती हैं. उनमें से आप यू कैन सी द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर. तो उसमें जो भी अच्छी अच्छी किताबें आपको मिलती हैं उनका आप रेफरेंस लिख सकते हैं और उसको अपने लिटरेचर के हिस्से में यूज़ कर सकते हैं, जो उसका क्रक्स से करके. जैसे मैंने कल सिखाया था कि किताबों को कैसे यूज़ करना है ना. तो लिटरेचर, वो किताबें जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो ऑलरेडी वो मतलब वेल नोन है और सबको पता है उनके बारे में, तो और काफ़ी अच्छी हैं. तो उनके बारे में अगर कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो उनको आप अपने हिस्से में डालिए. और उसमें साथ में लिख भी सकते हैं कि दिस ईयर का नोबेल प्राइज़ इस बुक को मिला था, ये हमको ये चीज़ सिखाती है करके, ठीक है. ठीक है सर. तो जैसे ये द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये आपका अरुंधति रॉय की बुक है. तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बताया
शी टॉक्ड अबाउट darkest and most violent episodes of Indian history, from land reforms that disposed poor farmers to the Bhopal disaster, 2022 Godhra burning and Kashmir insurgency. मतलब वेरियस इश्यूज़ को इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट ऑफ हैप्पीनेस. तो आप इस बुक का नाम आप यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. अरुंधति राय की बुक है जो आपके मॉरल वैल्यूज़ और इनके बारे में वो क्या बोलते हैं, इसके रेफरेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको. तो इसमें कोट है, देयर इज रियली नो सच थिंग्स एज वॉइसलेस, दे आर ओनली द डिलिबरेटली साइलेंस्ड और द प्रेफरेबली अनहर्ड. तो ये कोट है इनका, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे सूटेबल लगे, बट आप इस बुक का रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. उसके साथ में अगर हम डेटा एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो द स्टडी बाई अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना. तो जो यहाँ पे ये वाला जो डेटा रिपोर्ट है, आप ये वाला आप चैलेंजेस में ऐड कर सकते हैं. तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि ये बताया कि इंडिकेट्स दैट रीडिंग लिटरेरी फिक्शन इन्हांसेस एम्पैथी एंड सोशल कॉग्निशन. तो ये इन्होंने अच्छी बात बताई कि लिटरेरी फिक्शन आप पढ़ेंगे तो इससे एम्पैथी एंड सोशल कॉग्निशन आपका बढ़ेगा. दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट not only literature not only entertains but also fosters moral and ethical development in readers. ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है. एक दूसरी रिपोर्ट है जो हम चैलेंज में ऐड करेंगे, वो अभी आगे आएगा. राइट. सो दिस जो स्टडी है उसका आप यहाँ पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो स्टडी है उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे ये प्रूव हो चुका है कि जो आपका लिटरेचर होता है वो आपके एम्पैथी और सोशल कॉग्निशन को बूस्ट करता है, इन्हांस करता है. तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि ये लाइन आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे कि आई स्टडी बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो उसका वेटेज उस लाइन का बढ़ जाएगा, वो आपका काफ़ी सब्सटेंशिएट हो जाएगा वहाँ पे. ठीक है. ठीक है. लेट्स कम टू द एंटीथेसिस. तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ लिटरेचर. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहली बात तो ये आएगा कि वेदर लिटरेचर शुड हैव मॉरल ऑब्लिगेशन, कि क्या लिटरेचर जो है वो बहुत फोर्स, मतलब उसको हमेशा अच्छी बातें ही बतानी है. क्या लिटरेचर को हमेशा मतलब क्या लिटरेचर एक टीचिंग का टूल ही है और कुछ नहीं है. राइट. अक्षय दत्त शर्मा ने पूछा दीज थिंग्स These things can be used in almost all essays of literature by aligning them with topic. Exactly. देखो लिटरेचर के बारे में बता रहा हूँ ना, ये सारी लिटरेचर की चीज़ें ना आप किसी भी टॉपिक में आएंगे, ये जो एग्जांपल्स हैं, जो स्टोरीज हैं, सब कुछ आप किसी कोई भी लिटरेचर का आएगा उसको आप वहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं. यस. और हमने जैसे लास्ट टाइम हमने देखा आउट ऑफ 6 5 वर रिलेटेड टू लिटरेचर. तो ये सारे एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं. इनका फ्रीली आप यूज़ करिए. जैसे एक बुक का नाम हमने बताया यहाँ पे, जैसे अरुंधति राय की बुक का नाम बताया, आप इसको कहीं भी यूज़ करिए. कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन आता है वहाँ पे दिखाइए कि कैसे ये कर सकता है, हेल्प करता है. ये वाली जो आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एग्जांपल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन शो. तो जो भी आपका एक लिटरेचर के हिस्से में जो भी कंटेंट है आप उसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करिए. ठीक है. तो एंटीथेसिस में आ जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये था कि मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए एक मूवमेंट चला था, ये आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, इसमें ये क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली ये कहता है कि आपको आर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉरल, पॉलिटिकल और यूटिलिटेरियन फंक्शंस, एग्जिस्टिंग प्योरली फॉर इट्स ब्यूटी एंड फॉर्म. मतलब लिटरेचर जो है उसकी खुद की ब्यूटी होती है, फॉर्म होता है. उसमें आप जरूरी नहीं है कि हमेशा शिक्षा वाली बातें, अच्छी बातें बता के, ज्ञान की बातें लिख लिख के उसका जो बेसिक फॉर्म है या उसका बेसिक जो ओरिजिनलिटी है वो आपका गड़बड़ कर दो. मतलब कि हमेशा हम वही बताते रहेंगे ना तो सारी किताबें जैसे गीता या फिर तिरुकुरल की तरह बन जाएंगी. लिटरेचर तो काफ़ी वाइड चीज़ होती है ना. तो उन्होंने ये बोला कि जो है आप किसी आर्टिस्ट को फोर्स मत करो कि हमेशा एथिकल वैल्यू ही डाले उसमें, हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाए. उसको क्रिएटिव फ्रीडम दे दो कि वो जैसा उसको मन में आ रहा है उसकी ओरिजिनलिटी या फॉर्म उसको मेंटेन करे. तो उन्होंने ये जो आर्ट फॉर आर्ट्स से ये जो मूवमेंट था, ये बेसिकली ये बताता है कि आप इसके मॉरल ऑब्लिगेशन को हटा दीजिए लिटरेचर से. लेट इट बी फ्री. जिसको अगर जो चीज़ें अगर आएंगी अच्छी लगेंगी तो वो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में. और बट उसके ऊपर लिखने वाले के ऊपर बर्डन मत बनाइए कि आप हमेशा
मॉरलिटी के ऊपर ही रखी है। तो दिस इज यू कैन से कि द बेसिक क्वेश्चन ही है कि वेदर, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है उसका ही जस्ट अपोजिट। तो टॉपिक हमारा था लिटरेचर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये आता है कि अभी क्वेश्चन ही उस पर पूछ लिया कि वेदर लिटरेचर शुड हैव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, वाई लिटरेचर शुड हैव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी पे क्वेश्चन कर दिया। तो उसके लिए काफ़ी ये मूवमेंट भी हुआ था, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। फिर ये दूसरा बात ये बताया कि सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी, जो आप बोल रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लिया मॉरल, अब बात है कि मोरालिटी की वैल्यू, मतलब जो डेफिनेशन वो भी तो वेरी करती है। मेरे लिए कुछ मॉरल है, मैंने उसका लिख दिया, आपके लिए वो मोरालिटी नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ आपको खराब लगेगी। अब जैसे गुलामगिरी थी तो वो उनके लिए मॉरल थी, जो मतलब कि फूले जी के लिए मॉरल थी, उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो अपर, जिनके अगेंस्ट में उन्होंने वो लिखी थी अपर कास्ट के, तो उनके लिए वो तो खराब चीज़ हो गई ना, उनको तो इमोरल लगा कि भैया ये तो हमारे अगेंस्ट में आ गए। तो वो सब्जेक्टिविटी भी होता है उसमें, है ना। सो व्हाट इज कंसिडर मॉरल इज वन इन वन कल्चर और वन एरा माइट बी डीम इमोरल इन अनदर। तो ये भी है, एक कल्चर टू कल्चर भी वो मोरालिटी वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी मतलब वेरी करती है। तो उस समय में कुछ चीज़ मॉरल रही होगी और अभी वो चीज़ मॉरल नहीं है, राइट। तो मेकिंग इट चैलेंजिंग टू डिफाइन द यूनिवर्सल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लिटरेचर। तो ये दोनों चीज़ करके हमने बेसिक टॉपिक पे ही क्वेश्चन कर दिया कि भैया हमें लिटरेचर को मॉरल ऑब्लिगेशन होना ही क्यों चाहिए, है ना। एक तो उसका आर्टिस्टिक फ्रीडम में डिस्टर्बेंस होता है, साथ में जो मोरालिटी है वो खुद ही क्या बोलते हैं, वो फिक्स नहीं है उसका। कोई आज का जो मॉरल है वो कल जरूरी नहीं कि वैसा मॉरलिटी हो। तो ठीक है, ये तो हमने बेसिक क्वेश्चन कर दिया उसके ऊपर। अब उसके हम आगे ऊपर आएंगे कि इसमें अब मान लीजिए अगर उसको अपहोल्ड करना है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उसके लिए क्या चैलेंज आते हैं। मतलब कि कोई पर्सन है जो उसको लिखना चाहता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लिटरेचर लिखना चाहते हैं, उसके लिए क्या चैलेंजेस आएंगे। तो उसमें देख सकते हैं जैसे कि उसमें आता है आपका सेंसरशिप, है ना। तो सेंसरशिप जो है वो चैलेंज कैसे आता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सप्रेस लिटरेरी वर्क्स दैट चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड अथॉरिटीज़। जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड अथॉरिटीज़ उनके अगेंस्ट अगर किसी ने लिखा तो अगेंस्ट उसको मतलब सेंसरशिप में आएगा या फिर उसको थ्रेट्स मिलेंगी। एग्जाम्पल 2024 तमिल नॉवल मीशा बाई एस हरीश फेस थ्रेट फ्रॉम राइट विंग ग्रुप्स फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ कास्ट एंड टेम्पल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये भी होता है। अब जब फुले मूवी के लिए अगेंस्ट में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें फुले मूवी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है, वैसे अगर वैसा ही कोई लिटरेचर आता जो कोई बहुत ही क्या बोलते हैं बर्निंग इशू को या फिर बहुत ही हार्श रियलिटी को दिखा रहा होता, तो अपोजिट ग्रुप होता वो हमेशा प्रोटेस्ट करता, है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। और सपोज अगर वो रूलिंग पार्टी हो या फिर रूलिंग जो क्या मतलब सेंसर जो है उसके ऊपर हो, तो वो काफ़ी उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसको रिलीज़ होने में। तो वो चीज़ एक सेंसरशिप का इशू आ जाता है। फिर सेकेंड चीज़ है कॉमर्शियलाइजेशन। तो कॉमर्शलाइजेशन का इशू क्या होता है कि जैसे हमारे पास अभी क्या है, किंडल मतलब अमेजॉन है, ई बुक्स हैं, राइट। तो क्या होता है कि उसमें हम जो बुक्स होती हैं कुछ होते हैं वो सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, खुद पब्लिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती, बहुत कोई पढ़ता नहीं है कुछ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि कोई कुछ भी तरह का कोई भी कंटेंट बना के लिखता रहता है, राइट। दीज आर फ्लेडेड विद द फॉर्मुलिक कंटेंट बेस्ड ऑन द क्लिक्स एंड सेल्स। तो वो बेसिकली जो कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट ओरिएंटेड, है ना। प्रॉफिट, उनको मोरालिटी से मतलब नहीं है, उनको प्रॉफिट से मतलब है। तो प्रॉफिट का मतलब है कि जो चीज़ बिकेगी वो बनाएंगे, है ना। अगर उनको न्यूडिटी बिक रही है, अगर उनको वल्गर कंटेंट बिक रहा है तो वैसा बनाएंगे। या फिर जो बहुत सेंसेशनल टाइप का है, सपोज कि कई बार तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर बुक्स लिखी गई थी, तो बच्चों लोगों को बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। तो पता नहीं कितनी सारी क्राइम स्टोरीज बनी गई उसके ऊपर। तो लाइक दैट जो बिकता है वही लोग बनाना पसंद करते हैं। अब मोरालिटी के ऊपर कोई बुक लेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। अगर कोई यहाँ पे ज्ञान वाली कोई बुक बना देगा और अमेजोन पे बेच रहा होगा तो कोई खरीदेगा यहाँ पे। तो मतलब कम खरीदते हैं, बिकती नहीं है, मतलब वो बताना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे प्रॉफिट कॉमर्शलाइजेशन का मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेशन। और फिर वो गलती पब्लिक की भी है, पब्लिक वैसा कंटेंट लेना नहीं चाहती, तो उनको बस जो चाहिए होता है तो बनाने वाले भी वही चीज़ बनाते हैं।
दूसरा है सेलिब्रिटी ऑथर्ड बुक्ड बाई इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स। जो ये सेलिब्रिटीज़ लिखते हैं या इन्फ्लुएंसर्स लिखते हैं, एक्टर्स लिखते हैं, ये जो बुक्स लिखते हैं, सपोज कोई भी एक घोस्ट राइटर लिख लिया और बायोग्राफीज बना दी, तो उसमें क्या बढ़ा चढ़ा के लिखते रहते हैं। टू डोमिनेट बेस्ट सेलर लिस्ट, मतलब उनको बेस्ट सेलर लिस्ट में आना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो भी चाहिए रहता है इधर उधर का काम करते हैं, वो सब इतना कंज्यूमर ड्रिवन अप्रोच लेते हैं, मतलब सेम जिससे पहला वाला था उसमें दे टेक कंज्यूमर ड्रिवन अप्रोच ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ मॉरल करेज एंड डेप्थ। ठीक है। तीसरा होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली है ना। तो तीसरा होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। उसका क्या मतलब होता है कि जब हमारे अभी आजकल का टाइम है जिसमें हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, हमारा जो रील्स और शॉर्ट्स का टाइम आ गया है, इन द राइज ऑफ शॉर्ट वीडियोस कंटेंट लाइक रील्स एंड शॉर्ट्स। सो उसमें क्या होता है कि आजकल हम बड़ी बड़े वीडियोस नहीं देख पाते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया, हम रुक ही नहीं पाते हैं, है ना। जैसे वो T20 क्रिकेट के सामने, मतलब टेस्ट क्रिकेट बहुत ही कम हो गया कि कौन इतना, किसी का पेशेंस नहीं है 5-5 दिन तक देखने का, है ना। तो वैसे हम रील्स के ज़माने में, शॉर्ट्स के ज़माने में क्या होता है कि लॉन्ग वीडियोस कोई देखता नहीं है। और फिर अगर किसी को बुक पकड़ा दो कि भैया ये नॉवेल है, ये लिटरेचर है, तो वो तो जान निकल जाती है, कोई पढ़ता ही नहीं। फिर उनको लगता है इससे अच्छा तो हम इसकी समरी वीडियो फॉर्म में देख लेंगे, या कोई मूवी बना दो तो वो देख लेंगे, है ना। उसी बुक के ऊपर मूवीज़ बना दो तो देख लेते हैं लोग, लेकिन वो बुक पढ़ने में मतलब लोगों को मज़ा नहीं आता, बहुत पढ़ने से काफ़ी दूर हो गए लोग इन दिस एरा ऑफ कंटेंट इन रील्स। उनके तो उसके लिए एक मतलब स्टडी हुई थी 2024 में, नियल्सन रिपोर्ट आई थी 2024 में। उसने बताया कि एवरेज रीडिंग टाइम इन इंडिया ड्रॉप टू 5 मिनट्स पर डे ऑन प्रिंट। मतलब कि अगर कोई बुक है जो प्रिंटेड बुक, उसको पढ़ने के लिए खाली 5 मिनट्स पर डे का अटेंशन रहता है। लेकिन अगर आपका कोई वीडियो कंटेंट है, उसके लिए लोग एवरेज में 62 मिनट्स पर डे देख लेते हैं। मतलब बेसिकली 1 घंटे का वीडियो देख लेंगे आराम से एवरेज में, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने को बोलो तो खाली 5 मिनट पर डे ही पढ़ पाएंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन टाइम। तो दिस इज अनदर चैलेंज फॉर दिस। ठीक है। अब इसमें एक्शन टेकन कैसे कर सकते हैं टू रेनफोर्स द लिटरेचर्स मॉरल रोल। तो पहला कि लिटरेरी अवार्ड्स, तो सबसे पहले कि आप अवार्ड्स दो, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, उनको अवार्ड दो। तो उससे क्या होगा कि लोग मोटिवेट रहेंगे। जैसे 2023 में जो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर आया था जॉन फॉक्स का, तो वो बेसिकली इसी के बारे में था, एग्जिस्टेंशियल एंड एथिकल थीम्स, इन सब के बारे में ये वाली जो लिटरेचर था उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद आगे फिर JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2023 अवॉर्डेड टू पेरुमल मुरुगन फॉर फायरबर्ड। ये काफ़ी रेडिकल बुक, मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं, शार्प टाइप की लिखी हुई बुक थी, विच एड्रेसेस कास्ट, जेंडर एंड सोसाइटल आइसोलेशन। इसके बारे में इन्होंने इस बुक में बात किया था पेरुमल मुरुगन ने। इसको अवार्ड मिला था JCB प्राइज़ ऑफ लिटरेचर 2023। तो ये इंटरनेशनल प्राइज़ है, ये आपको मिला था यहाँ पे। तो ये काफ़ी मतलब इनकरेज करता है ऐसी चीज़ों को कि जो रीअफर्मिंग द लिटरेचर्स मॉरल डेप्थ। तो यहाँ पे ये बुक है उनकी फायरबर्ड, तो इनको इंटरनेशनल ये प्राइज़ मिला था JCB प्राइज़। तो यू कैन मेंशन दैट एंड दीज अवार्ड्स आर नॉट ओनली ऑन द लिटरेरी एक्सलेंस बट ऑल्सो अपलिफ्ट द वॉइसेस दैट क्वेश्चन हील एंड प्रोवोक थॉट्स। ठीक है। फिर आप एजुकेशनल करिकुलम में इसको ऐड कर दीजिए। NCERT का रिवाइज सिलेबस हो गया, या रीडिंग कैंपेन्स हो गए दिल्ली गवर्नमेंट के, इनको यूज़ कर लीजिए। लिटरेरी फेस्टिवल्स क्रिएट करिए, है ना। इसमें जयपुर फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर, ऐसे चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्ट होते हैं ना, उनसे भी आपका इसको बूस्ट होता है। फिर ठीक है, दीज आर द गवर्नमेंट एक्शन टेकन, या फिर जो हुआ है आगे वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग द डाइवर्स वॉइसेस, है ना। काफ़ी जो पब्लिशर हाउसेज होते हैं वो डिफरेंट जो अच्छी एथिकल बुक्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। फिर सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट एंड रीजनल पब्लिशर्स लाइक किताब घर इन उत्तर प्रदेश। तो एक तारा ट्रस्ट, ये लोग ना काफ़ी स्टोरी एथिकल, और जो बच्चों का लिटरेचर होता है एथिकल स्टोरी टेलिंग हो, उस तरह की बुक्स को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल साहित्य अकादमी का जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। देन इंटीग्रेटेड लिटरेचर विद द टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उनका भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि आपका ठीक है। देन कम्स टू द कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन में पीबी शैली ने बोला एक बार कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ जो लिटरेचर है या जो पोइट्स हैं उनके हाथ में काफ़ी पावर होती है लॉ बनाने की और मतलब सोसाइटी या नेशन को मूव करने की। तो दिस इज़ द पावर, वी कैन पुट दिस कोट हेयर। ठीक है, बाकी इससे में किसी ने कोई मतलब कंक्लूजन में किसी ने लिखा हुआ था, कंक्लूजन में किसी ने कोई मतलब पोएम या कुछ और ऐड किया है यहाँ पे। इन कंक्लूजन अगेन आवर एरिया ऑफ इनोवेशन। तो एनीबडी हैज रिटन समथिंग गुड इन दैट? तो आप ये लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि संस्कृत में एक वो है या विद्या सा विमुक्ताय, है ना। विद्या वो होती है जो मुक्ति देती है, मतलब ज्ञान देती है। तो आप वहाँ पे इससे बोल सकते हैं कि जो लिटरेचर होते हैं उनका जो वही अच्छा लिटरेचर का कंसीडर होता है जो आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, आपको चीज़ों से मुक्त करता है। सर ये जैसे गांधी जी का कोट लिख सकते हैं, लिटरेचर शुड बी रिटन टू अ फुल ट्रुथ एंड मोरालिटी, नॉट मेयरली फॉर एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्शियल गेन। हाँ, लिख सकते हैं वो भी। तो ऐसे एंड में कोई कोटेशन लिख दीजिए या फिर एंड में आप पोएम लिख दीजिए, श्लोक लिख दीजिए, वैसे करके आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, राजा पूज्यते स्वदेश, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। तो ये भी ले सकते हैं बिल्कुल, कि जो विद्वान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया आपको। पहला इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया एक्सप्लेनेशन में, बट आपको समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? सर एक डाउट है। जैसे इसमें जो मेन बॉडी थी उसमें आपने बताया कि टेम्पोरल और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, पर सर हमको एक चीज बैलेंस करने में दिक्कत होती है कि अगर हम हिस्ट्री और स्पेस का कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसके बाद या उसके पहले हम अगर एज रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने लाइफ साइकिल का बताया था, तो इस ऐसे में हमने सोचा था कि लाइफ साइकिल के ऊपर भी बता सकते हैं कि बचपन से ही लिटरेचर इन्फ्लुएंस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दादा दादी कहानियां सुनाते हैं वहां से, तो वो हम इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो इनकॉर्पोरेट हमसे नहीं हो रहा है कि पहले उसको बता दें हिस्ट्री टाइम स्पेस के या फिर उसके बाद बताएं। क्योंकि हिस्ट्री में अगर बता रहे हैं तो मतलब टाइम में बता रहे हैं तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें आई जा रही हैं, जैसे वेद हो गए और उपनिषद हो गए, तो बच्चों की कहानियां उसके आगे बहुत छोटी लग रही हैं। तो बच्चों की कहानी तो हमारे कंटेम्प्रेरी में आ जाएगा ना, कि हमारे करंट जनरेशन, एक दो जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी, तो वो हमारे कंटेम्प्रेरी पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे आप जैसे रोल ऑफ फैमिली आ गया, बेसिकली ये वाला है रोल ऑफ फैमिली, या फिर जो फैमिली टीचिंग्स वगैरह की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे कंटेम्प्रेरी वाले एरिया में ऐड कर सकते हैं अगर टेम्पोरल में लेंगे। या फिर जो थीसिस वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें आप बता रहे हैं कि हाँ मॉरल वैल्यू वो होना चाहिए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इवन फैमिली प्लेज ए क्रूशियल रोल, जो दादा दादी कहानियाँ ये सब करके आप थीसिस में ऐड कर सकते हैं या फिर कंटेम्प्रेरी वाले में ऐड कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। Okay, so I think this one is clear. It takes a lot of time to explain और डिस्कस करने में। मुझे लगा था कि 2 घंटे में हम 3 से डिस्कस कर लेंगे, बट आई थिंक दैट विल बी लेस टाइम। ठीक है, अगला इससे लिखते हैं फटाफट। तो देखो क्या है कि इससे मतलब कोई भी टॉपिक के हम 3 डायमेंशन में उसको क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपका लिटरेचर है ना, लिटरेचर एंड कल्चर। तो लिटरेचर कल्चर का क्या हो गया कि एक हो गया आपका स्टैटिक, है ना, तो एक हो गया स्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब कि जो बेस कंटेंट जो कोर होता है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या होता है आपका करंट ओरिएंटेड, है ना, करंट। तो जो लिटरेचर का जो करंट में चल रहा है तो उससे रिलेटेड वो हमेशा 2 डायमेंशन को कवर करके पूछते हैं वो। तो सीधे जैसे कि लिटरेचर और रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे करके पूछ सकते हैं। हाउ AI इज इन्फ्लुएंसिंग द लिटरेचर या कल्चर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एंड हाउ द सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग द लिटरेचर, ये भी पूछ सकते हैं। मतलब कंटेम्प्रेरी से कनेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा जो हम 3 टॉपिक हमने डिसाइड किया है, तो पहला टॉपिक आपका स्टैटिक रहेगा, दूसरा आपका बैलेंस्ड रहेगा, मतलब कि स्टैटिक करंट उनका मिक्स रहेगा।
तीसरा होगा वो प्योरली करंट होगा बेस्ड। तो हमने जैसे 2 टॉपिक देख लिए, अब तीसरा आपका है करंट बेस्ड वाला। तो जो OTT प्लेटफॉर्म है, तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू करंट प्लस आपका स्टैटिक का फर्स्ट वाले से लिंक करके, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर। तो इसमें हमको OTT प्लेटफॉर्म के रोल्स और इनसे कनेक्ट करके आपको कल्चर के बारे में बताना है। ओके, ठीक है। अगेन 15 मिनट, 15 मिनट नहीं, इस बार 10 मिनट लेते हैं, जल्दी जल्दी करिए सो दैट वी कैन क्लोज फास्ट। 10 मिनट में आप ख़त्म करिए बना के। तो विल पुट ए टाइमर फॉर 10 मिनट्स। वैसे दिस वन इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द प्रीवियस वन,